दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए आज नया सवेरा है, क्योंकि पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज अपना कार्यकाल संभालने वाले हैं। नितिन नबीन आज दिल्ली आएंगे। नितिन आज बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। दिल्ली में नितिन नबीन के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन का सम्मान किया जाएगा। सबको चौंकाते हुए नितिन नबीन के नाम का ऐलान कल किया गया और अब नितिन नबीन पहुंचेंगे, पटना से आएंगे दिल्ली और यहां उनका स्वागत किया जाएगा। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रविवार को बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इस फैसले की जानकारी दी। फिलहाल नितिन नबीन 2010 से बांकीपुर सीट से विधायक हैं। पार्टी में नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के चुनाव तक ये जिम्मेदारी वे संभालने वाले हैं। कल जैसे ही ये खबर आई, उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया। नितिन नबीन ने पटना के महावीर मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन किए। अपने पिता और बीजेपी के बड़े नेता रहे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को याद किया और श्रद्धांजलि दी। यहां एक चीज का जिक्र जरूरी है, बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले जेपी नड्डा भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि नितिन नबीन ही बीजेपी के अगले अध्यक्ष भी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस संगठन की बिसात पर एक अहम मोहरा चल दिया है। यह फैसला केवल एक नियुक्ति नहीं, बल्कि सियासी रणनीति, सामाजिक संतुलन और चुनावी गणित का मिला जुला नुस्खा है। अब समझते हैं कि बीजेपी ने आखिर नितिन नबीन को ही यह जिम्मेदारी क्यों दी है। नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। 2023 में उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। संगठन और सरकार दोनों का अनुभव नितिन नबीन के पास है। अपने पिता की सीट से लगातार वे 5वीं बार विधायक इस बार चुने गए हैं और विवादों से दूर नितिन नबीन की छवि काफी साफ सुथरी है और ऐसे में उन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के लिए नितिन नबीन ने पार्टी के बड़े नेताओं का आभार जताया और कहा कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाएंगे। बिहार के लिए बड़ा दिन, नितिन नबीन बिहार सरकार में मंत्री, बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सर, कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, राजनाथ जी, अमित शाह जी, जिन्होंने मुझे एक कार्यकर्ता को इस मुकाम पर काम करने का अवसर दिया है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बस यही कहूँगा कि जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो विचार रहा है, केंद्रीय नेतृत्व का जो हम लोग के काम करने के जो तरीके रहे, निश्चित रूप से उसको कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को विस्तार। विशेष प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं सर? वो तो हम लोग अभी केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठेंगे, लेकिन कहीं न कहीं संगठन का विस्तार, कार्यकर्ताओं का विकास और साथ ही साथ नए नेतृत्व का सृजन करना। जो हमारे करीब 20 राज्य एनडीए के सरकार के हैं, उन राज्य में केंद्र की और राज्य की योजनाओं को नीचे तक, जनता तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से ताकत और मेहनत से काम करे, इसका पूरा संगठन में भी सहयोग लेंगे। मोदी जी, अमित शाह ने आप पर बड़ा विश्वास जताया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन अगर उनका प्रमोशन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हो जाता है तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले नितिन नबीन के सामने ये चुनौती है पश्चिम बंगाल चुनाव की। असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में जो विधानसभा चुनाव है, वहां पर अच्छा प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी होगी। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ये काफी अहम होगा। आगे 2028 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक और मिजोरम विधानसभा का चुनाव है। और ऐसे में जो इमीडिएट चुनौती बड़ी है अगले 2 साल में, वो पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। और नितिन नबीन के सामने बड़ी विरासत है, बड़ी उनको चुनौती दी गई है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये कतई उनके लिए आसान नहीं होगा। कार्यकाल विस्तार के बाद लोकसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव, यानी जब अगर उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा, जैसे कि अब तक परिपाटी रही है बीजेपी में, उसके हिसाब से शुरुआती 3 साल के कार्यकाल में 21 विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी को लड़ने हैं और नितिन नबीन को इसमें अपनी छाप छोड़नी होगी। और जो संगठन का कौशल अब तक वो दिखाते आए हैं, वो अब उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाने के लिए मौका दिया गया है।
नितिन नवीन की छवि साफ सुथरी है, लगातार 5 बार के विधायक रहे हैं और ऐसे में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकाल विस्तार अगर उनको दिया जाता है और उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होगा और 28 विधानसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में आगे लड़े जाएंगे। बीजेपी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन ने तुरंत अपनी प्राथमिकताएं जाहिर कर दी हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला लक्ष्य अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत है। बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम पार्टी करता है। के बीजेपी के सभी नेता नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। का कोटि कोटि बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने बिहार से एक नौजवान को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। ये कैसे अध्यक्ष के रूप में आएंगे, स्थापित होंगे, जो सब लोगों को एक मिसाल के रूप में सबके सामने एक प्रदर्शित करने का काम करेंगे। कांग्रेस में लोकतंत्र जीवित है, वो चाहे औपचारिक रूप से हो या पहले से ही पता है कि हमारे ज़्यादातर कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है। और भाजपा जहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं, जहाँ पर कोई संवाद नहीं, अपने गोपनीयता को वो ज़्यादा उसको चाहते हैं, संवाद के विरोधी हैं, वो चाहे अपने ही दल के कार्यकर्ताओं के साथ क्यों ना हो, ये साफ साफ झलकता है। इस बड़ी खबर पर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम पांडे दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव हैं, पवन गौड़ बीजेपी दफ्तर से हैं और शशांक कुमार पटना से हैं, नितिन नवीन के घर से लाइव हैं। शशांक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वहां किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। नितिन नवीन अब से थोड़ी देर में पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। देखिए, उनको सुबह 8:30 बजे ही पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन कुहासे के कारण उड़ान सेवा पर असर जो है वो पड़ा है। हम उनके पटना में सरकारी आवास पर मौजूद हैं और अब जानकारी मिल रही है कि करीब 11:30 बजे वो पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए जो है वो रवाना हो सकते हैं। अंदर अभी उनसे मिलने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आए हैं, बातचीत जो है वो अंदर चल रही है। और देखिए, बिहार के कोने कोने से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं नितिन नवीन से मिलने के लिए, बधाई देने के लिए। जो यहाँ के स्थानीय नेता भी हैं वो भी बेहद जो है वो उत्साहित हैं। पहली बार बिहार से जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि यही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे पार्टी के। देखिए, ये सामान्य पदस्थापन नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर भरोसे, संगठनात्मक परिवर्तन एवं आने वाले चुनावी दौर की जो रणनीति है उसके संकेत हैं। अब बीजेपी में जनरेशन नेक्स्ट का काल जो है वो शुरू हो गया है। चर्चा इस बात की थी कि किसी दलित या पिछड़े जाति पिछड़े को जो है बनाया जा सकता है, लेकिन सवर्ण जाति से आते हैं, कायस्थ हैं, उनको बनाया गया है। युवा चेहरा है, बड़ी जिम्मेदारी है। तो करीब 11:30 बजे के आसपास दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उसके बाद एयरपोर्ट पर वहाँ भव्य स्वागत उनका होना, फिर पार्टी दफ्तर जाएंगे। जी, हमारे साथ पवन गौड़ भी हैं, बीजेपी दफ्तर से हैं। पवन, अगर बात की जाए, जैसा कि शशांक बता रहे थे, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, कोई ओबीसी हो सकता है, कोई दलित हो सकता है, लेकिन नाम सामने आया नितिन नवीन का। आखिर क्या चीजें उनके पक्ष में गई, क्या समीकरण उनके पक्ष में गए हैं? देखिए चंदन, सबसे पहले जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा उन्होंने जीता है, उन्होंने सबसे पहले अपनी जो राजनीति है वो युवा मोर्चा से शुरुआत की। विद्यार्थी परिषद में रहे, युवा मोर्चा के वो बिहार के अध्यक्ष रहे। उसके बाद में वो विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं। अब वर्तमान में जो है वो बिहार सरकार के मंत्री हैं। उसके साथ साथ जब 2024 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहाँ के चुनाव सह प्रभारी थे और उन्होंने जिस तरह से वो लगातार जो ग्राउंड की रिपोर्ट दे रहे थे, आपको याद हो तो छत्तीसगढ़ को लेकर तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं या जो तमाम जो एजेंसीज है वो कह रही थी कि कांग्रेस और भूपेश बघेल सरकार फिर से रिपीट होगी। तो वहीं नितिन नवीन कह रहे थे कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार केंद्रीय नेतृत्व को दे रहे थे। तो उससे अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व जो है अच्छा खासा प्रभावित हुआ। और उसके बाद में अभी भी उसके बाद में वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। आप मेरे पीछे जो है वो आप देख सकते हैं कैसे बीजेपी में एक जनरेशन शिफ्ट हुआ है। उसकी बात करें तो यहाँ पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यहाँ प्रधानमंत्री का पोस्टर हुआ करता था और अब इसके बीच में नितिन नवीन का पोस्टर
फैक्टर भी इसमें ऐड हो गया है। यानी कि आज से जो है वो बीजेपी के अंदर एक बड़ा परिवर्तन जो अगली पीढ़ी है वो टेक ओवर करने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं के लगातार अपनी बात करते हैं। बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी तैयारी की गई है उनके आगमन की, हालांकि कार्यक्रम थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि वहां से कोहरे के चलते उनकी फ्लाइट नहीं उड़ पाई। सबसे पहले नितिन नवीन यहां पहुंचेंगे तो गेट पर ही वो उतरेंगे और ये दोनों ओर जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं यहां तमाम पार्टी के कार्यकर्ता यहां खड़े रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद में अगर बात करें तो यहां खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां जेपी नड्डा यहां खड़े होंगे और उनको रिसीव करेंगे। उसके बाद में जब नितिन नवीन पार्टी मुख्यालय के अंदर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले जो नीचे रूम है अध्यक्ष का वहां बैठकर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद में मल्टीपर्पज हॉल में उनका एक बड़ा स्वागत सम्मान कार्यक्रम किया जाएगा। यानी कि बीजेपी दफ्तर में उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हैं। चूंकि एक बड़ा मैसेज बीजेपी ने दिया है, युवाओं नेतृत्व पर भरोसा किया है, प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं को राजनीति में आगे लाने की बात करते हैं, तो ऐसे में नितिन नवीन एक बड़ा जो है नाम साबित हुआ है। बिल्कुल बड़ा नाम साबित हुआ है और चौंकाने वाला नाम भी साबित हुआ है, क्योंकि चर्चा कई बड़े नामों की हो रही थी लेकिन नितिन नवीन का नाम कहीं रेस में नहीं था, दूर दूर तक कहीं नहीं था। इन सब के बीच बलराम पांडे जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर है हमारे साथ। बलराम, अगर बात की जाए कांग्रेस की ओर से सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि भाई बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, नितिन नवीन को अचानक जो अध्यक्ष बनाया गया है उसको लेकर, कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाया गया है उसको लेकर के एक तो यह बताइए कि इसको लेकर के क्या कहा जाए, लोकतंत्र वाली बात जो कही जा रही है, और दूसरा एयरपोर्ट पर किसी तरह की तैयारियां दिख रही हैं क्या उनके स्वागत की? देखिए चंदन, आपको बता दें कि कोहरे का कहर लगातार दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से कोहरा है उसको लेकर के जो नितिन नवीन की फ़्लाइट थी वो डिले हो गई है और यही वजह है कि उन्हें सुबह 10 बजे यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचना था। उनके स्वागत की यहाँ पर तैयारी की गई थी लेकिन कोहरे की वजह से उनकी फ़्लाइट डिले हो गई और वहाँ से पटना से अगर हम बात करें तो वो टेक ऑफ नहीं हुई। यही वजह है कि वो लगभग 11:30 बजे के आसपास अपने आवास से निकलेंगे और 12 बजे के आसपास उनकी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ होगी और 1 बजे के बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे और लगभग 1:30 बजे ये जो वीआईपी गेट है आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ से वो बाहर आएंगे और यहीं पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और उसके बाद यहीं से वो सीधे पार्टी मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। हालांकि जो बड़े लीडर थे वो यहाँ पर पहुंचे थे लेकिन जिस तरीके से कोहरे की वजह से फ्लाइट डिले हुई उसके बाद जो नेता हैं वो यहाँ से चले गए और माना जा रहा है कि लगभग 1:45 बजे के आसपास फिर यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर नजर आएंगे और यहीं पर नितिन नवीन का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वो पार्टी मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। हालांकि जो दूसरा सवाल आपका था कि जो कांग्रेस बार बार लोकतंत्र को लेकर के सवाल खड़े कर रही है और जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी लगातार आप देखिए चौंकाने वाले नतीजे देती है, चाहे वो चुनावी माहौल की बात हो, चाहे नियुक्ति की बात हो। आप देखिए कई राज्यों में जब मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए बीजेपी की तरफ से तब भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। लोग उम्मीद लगा रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा और जिस तरीके से आप देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुना गया पंकज चौधरी को, तो कहीं ना कहीं उनका नाम नहीं था लेकिन अचानक से उनका नाम आया और उसके बाद पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी और यही वजह है कि नितिन नवीन को लेकर के कहीं दूर दूर तक कोई आशंका नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी बलराम की नितिन नवीन का नाम इस रेस में शामिल भी है और ऐसे में अचानक से उनके नाम का ऐलान किया जाता है। शशांक, अगर बात की जाए तो बिहार के पहले नेता जरूर हैं जिनको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी गई है, लेकिन जेपी नड्डा भी, उनका भी बिहार कनेक्शन रहा है और पटना से उनका गहन रिश्ता रहा है, तो क्या यह माना जाए कि वो रिश्ता ही यहां पर काम आया है कि एक चेन पूरी दिखती है? देखिए जेपी नड्डा भी जो है करीब 20 वर्षों तक पटना में रहे, उनकी पढ़ाई जो है यहीं पे हुई। तो अब नितिन नवीन जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं, जो बिहार से हैं। अब कुछ देर में वो रवाना भी होने वाले हैं। देखिए ये जब छत्तीसगढ़ में प्रभारी बने थे तो उसी समय जो है ये अमित शाह के संपर्क में आए थे और उनके करीबी माने जाते हैं। और देखिए यहाँ पे पटना के कोने कोने से कार्यकर्ता पहुँचे हैं उनको बधाई देने के लिए। बांकीपुर से ही वो नितिन नवीन विधायक हैं, 5वीं बार जीते हैं। आप लोग नितिन नवीन को बधाई देने के लिए आए हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है उनके लिए और आप लोग कितने खुश हैं? पार्टी को फायदा होगा? उपलब्धि ही नहीं, बिहार के लिए गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बिहार से पहली बार कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत गौरव का विषय है। खासकर बांकीपुर
की जनता जो है बांकीपुर के लिए एक गौरवान्वित करने वाला अच्छा, युवा चेहरा है, पार्टी को कितना लाभ होगा, संगठन को? संगठन को तो इतना लाभ हो कि युवाओं को तो माने हम लोग का जैसा युवाओं आज इसमें नितिन नवीन जी के कितने खास थे और आज यही हम मनौती करते हैं कि पूरी देश में युवाओं का बोलबाला हो। मतलब यही बीजेपी है कि एक जो सामान्य कार्यकर्ता है उनको सीधा बीजेपी का बॉस बनाया बस युवाओं का जितने बोलबाला होगा बहुत आगे। क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होंगे? बहुत 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 सुंदर, हम लोगों को काफ़ी खुशी है भीतर से, हम सभी बिहारियों को खुशी है और भारत में बहुत अच्छा होगा। देखिए, जो स्थानीय कार्यकर्ता है बीजेपी के बेहद उत्साहित हैं इस फैसले से और इन लोगों का कहना है कि पार्टी को मजबूती मिलेगी, संगठन जो है वो और मजबूत होगा। जी बिल्कुल, संगठन मजबूत होगा ये कहा जा रहा है। इन सब के बीच अगर पवन गौड़ अगर बात की जाए नितिन नवीन की, नितिन नवीन को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन जो बड़े नाम जिन पर चर्चा हो रही थी वो पूरी तरह से दरकिनार कर दिए गए। इसमें चर्चा शिवराज सिंह चौहान की हो रही थी, भूपेंद्र यादव की हो रही थी, और भी तमाम नाम थे जो कि रेस में थे। आखिर क्या चीजें ऐसी रही हैं जो कि नितिन नवीन के पक्ष में गई हैं? क्योंकि अगर बात की जाए 5 बार के विधायक वो जरूर हैं, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं था, कोई हंगामा नहीं था उनके नाम पर। देखिए चंदन, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से, क्योंकि चाहे वो संघ हो या बीजेपी हो, वो लगातार चाह रहे थे कि जो राजनीति है उसमें युवाएं आए, युवा आगे आए और युवा जो है नेतृत्व करें। क्योंकि अगर भारत की बात करें तो 65% आबादी जो है वो युवाओं की है। तो ऐसे में पार्टी और संघ दोनों ही ये चाहते थे कि कोई युवा जो हो वो पार्टी का नेतृत्व करे। तो उसको लेकर लगातार युवाओं की तलाश पार्टी और संघ की तरफ से शुरू की गई और तमाम जो चेहरे हैं उन पर कई सारे नामों पर चर्चा किया गया कि युवाओं के बीच से बेहतर जो है वो कौन एक चेहरा होगा जिसपे पार्टी और संघ जो है आगामी नेतृत्व के रूप में उस पर भरोसा जता सकती है। तो ऐसे में जब चर्चा शुरू हुई तो उसमें एक नाम नितिन नवीन का आया। जैसे कि मैंने जिक्र किया, छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान लगातार जब एक तरफ तमाम जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार को रिपीट होने की बात कह रहे थे, तो वहीं जो है नितिन नवीन वो एक नेता थे जो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाएगी और ग्राउंड पे ये ऐसे हालात हैं और ग्राउंड की जो रिपोर्ट लगातार केंद्रीय नेतृत्व को दे रहे थे, निश्चित तौर पर। लेकिन ऐसे कई नेता हैं जो कि पार्टी में अलग अलग जगह जीत दिलाते आए हैं, लेकिन फिर भी नितिन नवीन को जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, बेहद चौंकाने वाला फैसला है और माना यह जा रहा है कि ये अगली पीढ़ी को कमान सौंपने की कवायद की जा रही है बीजेपी में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस बड़ी खबर पर हमें हर अपडेट देने के लिए। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले की, जहां हजारों की तादाद में यहूदी लोग हनुक्का फेस्टिवल मनाने के लिए सिडनी के खूबसूरत बॉन्डी बीच पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन अचानक आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, 40 लोग घायल हुए हैं और अभी भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। ये सब कुछ करने वाले हमलावर बाप बेटे थे। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सिडनी में हुए आतंकी हमले पर हमलावरों के आईएसआईएस से जुड़े होने का अंदेशा है। हमलावरों की कार से आईएसआईएस का झंडा भी मिला है। कल अचानक से ये तस्वीरें सामने आई थी जिसमें आतंकी नवीद अकरम अपने पिता के साथ अचानक बॉन्डी बीच पर गोलीबारी करता हुआ नजर आया था और तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली थी। जिस तरह से बिल्कुल ट्रेंड हमलावर नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग इन्होंने ले रखी हो। ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। और अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक आईएसआईएस से इनका संबंध हो सकता है। इनकी गाड़ी से आईएसआईएस का झंडा मिला है। दोनों हमलावरों के आईएसआईएस से कनेक्शन की आशंका के बीच एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। खुलासा ऐसा हुआ है कि अगर वैसा ना हुआ होता तो सिडनी में जो आतंकी हमला हुआ शायद वो ना हुआ होता। जिन हमलावरों ने सिडनी में बेकसूर लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया, हमलावरों को इतनी बड़ी साजिश रचने का मौका ही नहीं मिला होता। और ये खुलासा हुआ है ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियों ने लापरवाही बरती और इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। नवीद अकरम नाम के जिस हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर सिडनी को लहूलुहान कर दिया, वो ऐसा नहीं कर पाता अगर वो एजेंसियों के शिकंजे में आ गया होता या फिर उस पर लगातार नजर रखी जाती। और ऐसा हो सकता था, लेकिन एजेंसियों की लापरवाही के चलते ऐसा नहीं हो सका। देखिए तस्वीरें कितनी विचलित करने वाली हैं। ये शख्स लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नौसिखिया है, बिल्कुल ट्रेंड है। ये ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से तैयार था, इसे मिलिट्री या पुलिस ट्रेनिंग मिली हुई थी, क्योंकि ये गोलियां ताबड़तोड़ चला रहा था, एक के बाद एक गोलियां बोल्ट कर रहा था और फायरिंग करता चला जा रहा था। और ऑस्ट्रेलिया एजेंसियों की कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही थी। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से नवीद अकरम नाम का ये शख्स एक के बाद एक गोलियां बरसाता है।
इस पूरे मामले में ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियों की लापरवाही कहीं न कहीं निकल करके सामने आई है और अगर वो ऐसी लापरवाही ना करते तो इतना बड़ा आतंकी हमला नहीं होता। नवीद अकरम नाम के जिस हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर सिडनी को लहूलुहान कर दिया, वो ऐसा ना कर पाता अगर वो एजेंसियों के शिकंजे में आया होता, अगर उस पर लगातार नजर रखी गई होती। लेकिन एजेंसियों की लापरवाही के चलते ऐसा नहीं हुआ और एक भीषण हत्याकांड को आतंकी हमले के जरिए अंजाम दिया गया। 16 लोग अब तक मौत के मुंह में जा चुके हैं और भी कई लोग घायल हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सिडनी आतंकी हमले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ महीने पहले नवीद अकरम रडार पर आया था, ऑस्ट्रेलिया एजेंसियों के रडार पर था नवीद अकरम, लेकिन बाद में उसे क्लीन चिट दे दी गई। ISIS से संपर्क की बात आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की गई थी, तो ये लापरवाही जानलेवा साबित हुई है। 16 लोगों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमला कर रहा था नवीद अकरम, पूरी तरह से ये ट्रेंड शूटर है और इसको लेकर के कुछ दिनों पहले ये एजेंसियों की रडार पर भी आया था, लेकिन फिर भी क्लीन चिट दे दी गई और ये क्लीन चिट काफी जानलेवा साबित हुई। बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो नवीद करीम है, जो कि मुख्य हमलावर है इस घटना का, सिडनी का, ये कुछ महीने पहले आया था और इसकी ये भी जानकारी मिली थी कि जो ISIS का जुड़ा एक आतंकी था जो अभी जेल में है ऑस्ट्रेलिया की, उससे संपर्क में रहा था। इसीलिए ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके रडार पर आया था और इसकी जांच भी की गई थी इसके बारे में, लेकिन उन सबके बावजूद भी इसको छोड़ दिया गया था। और खुद इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को इसके बारे में आगाह किया था कि आप अपने देश में कट्टरपंथी खासतौर से और जो यहूदियों के खिलाफ जो वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिसमें ISIS के झंडे भी लहराए जा रहे थे, उन सब के बारे में आगाह किया गया था। लेकिन उस सब के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार से ये नीचे निकल गया और इतना बड़ा इसने जो है नरसंहार को अंजाम दिया है, उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और ये भी बात साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं इनके ISIS से तार जुड़े हुए थे, क्योंकि ये जो हमलावर थे, इनकी जो कार मिली है घटनास्थल से यानी बॉन्डी बीच से, वहां पर उस कार में एक ISIS का झंडा नहीं मिला है। बिल्कुल। तो अब ऑस्ट्रेलिया की पुलिस और खुफिया एजेंसियां ये जांच करने में जुटी हैं कि इनके कहीं ISIS से तार तो जुड़े हुए नहीं है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह से ये फायरिंग कर रहा था लोगों के ऊपर बीच पर, उससे ऐसा लगता है कि इसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हुई है हमला करने की और हथियार चलाने की। बिल्कुल, ये आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले नवीद अकरम का ये नया वीडियो है जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आतंकी नवीद अकरम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे यह आतंकी नवीद बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है। इस हमले में उसके साथ उसका पिता साजिद अकरम भी था। जिस तरह नवीद गोलियां बरसा रहा था, उसी तरह उसका पिता भी। बॉन्डी बीच पर आतंक का घिनौना चेहरा देखने को मिला है और निहत्थे लोगों पर इस बाप बेटे की जोड़ी ने गोलियां बरसाई हैं। 3 राइफल लेकर के ये लोग पहुंचे थे। गोलियों से इन्होंने लोगों को छलनी कर दिया है। सिडनी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आई है और खबर यह है कि सिडनी आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। हमले के आरोपी नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का बताया जा रहा है और खबरों के मुताबिक उसने इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और सिडनी में भी इस्लाम की पढ़ाई की थी। सिडनी में हमला और उसके पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन निकल करके सामने आया है। नवीद अकरम पाकिस्तान के इस्लामाबाद से उसने पढ़ाई की थी और सिडनी में भी उसने इस्लाम की पढ़ाई की थी। नवीद अकरम ने अपने पिता साजिद अकरम के साथ मिलकर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर हमला किया था और इसमें 16 लोगों की जान जा चुकी है। पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड इस बाप बेटे ने मौत का ऐसा भयानक खेल यहां पर खेला जिसे देख करके पूरी दुनिया दहल गई है। तो जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का है और इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुका है। सिडनी के अल मुराद यूनिवर्सिटी में इस्लाम की पढ़ाई उसने की थी। साजिद अकरम मारा जा चुका है, उसका बाप, और नवीद अकरम को पकड़ लिया गया है, हालांकि उसे भी गोली लगी है। दोनों हमलावरों की पहचान अब हो चुकी है। हमलावर नवीद का पिता साजिद और दोनों बाप बेटों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तानी मूल के हैं। दुनिया में कोई भी आतंकी हमला हो, कहीं भी आतंक की कोई घटना होती है और उसका पाकिस्तान कनेक्शन ना निकले, ऐसा कम ही होता है और इस मामले में भी पाकिस्तानी कनेक्शन निकल करके सामने आया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, संसद में उठ सकता है पीएम के खिलाफ नारेबाजी का मुद्दा। संसद में माफी मांगे राहुल गांधी और खड़गे। बीजेपी ने यह मांग की है। कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक नारे लगाए थे। कांग्रेस की रैली से पहले लगाए गए थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले नारे और इसको लेकर के बीजेपी अब हमलावर है और मांग कर रही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे। संसद में यह मुद्दा उठ सकता है। संसद में माफी मांगे राहुल गांधी और खड़गे। बीजेपी ने यह मांग की है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। कांग्रेस की रैली से पहले पीएम को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। $140 करोड़ भारत के विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मानते हैं, देश के लोग मानते हैं, और उसमें कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। सिर्फ खंडन करने से नहीं होगा। पार्लियामेंट में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर में। मैं समझता हूं कि अगर इंसानियत नाम का कोई चीज़ है और कांग्रेस पार्टी में देश के लिए, समाज के लिए थोड़ा भी अगर सोचने का, सम्मान देने का अगर विचार है तो विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत देशवासियों से पार्लियामेंट के फ्लोर से माफ़ी मांगना चाहिए। और देखिए, विजिबिलिटी काफी कम है, कुछ मीटर दूर तक भी सवेरे नजर नहीं आ रहा था। इसकी वजह से रेल सेवाएं और फ्लाइट्स बाधित हुई हैं। सड़क पर चलना काफी मुश्किल हो रहा है और कोहरा छाया हुआ है, धुंध तो छाई हुई है, लेकिन इसके साथ साथ प्रदूषण भी भयंकर तरीके से बढ़ा हुआ है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और आम लोगों से ये अपील की गई है कि जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें और बाहर निकले तो मास्क लगा करके निकलें। तो धुंध और कोहरा तो बढ़ा हुआ है ही, साथ ही साथ प्रदूषण भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है और अभी कोहरे का सीजन शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में यह कोहरा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में अगर लोगों को गाड़ी चलानी हो सड़क पर तो बेहद एहतियात बरतना जरूरी है। गाड़ियों की लाइट्स ऑन करके रखें, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, ब्लिंकर्स जला करके रखें, हॉर्न का लगातार इस्तेमाल करें, सड़क पर गाड़ी की रफ्तार नियंत्रण में रखें। ओवरटेक करने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है, लिहाजा कोहरे से बचने के लिए यह एहतियात करना जरूरी है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब कोहरे की वजह से जबरदस्त एक्सीडेंट्स हुए हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है और इसी प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं में जो गति है वो बेहद कम है, जिसकी वजह से जो फॉग है यानी कि जो कोहरा है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं और आप देखिए ये NH है और ये नेशनल हाईवे है, जहां पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो आपको तस्वीरों में मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं सुनील दिखा रहे होंगे। तमाम जो गाड़ियां हैं वो इंडिकेटर और हेडलाइट जलाकर चल रही हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो बेहद लो है और करीब 20 मीटर तक की भी जो गाड़ियां हैं वो नहीं दिख रही हैं और ठीक मेरे सामने ही अक्षरधाम है जो इस कोहरे की वजह से नहीं देखा जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यातायात और एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट्स हैं वो प्रभावित हुई हैं। वजह यही है कि आने वाले कुछ और दिन तक इसी तरीके का कमोवेश दिल्ली NCR में देखने को मिल सकता है। तो कोहरा जबरदस्त है और आने वाले दिनों में कोहरा और भी बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जगह जगह देखिए अलग अलग हम शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली NCR में दिल्ली के एम्स के पास विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य नजर आ रही थी, वहीं यूपी के नोएडा में भी हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। दिल्ली के इंडिया गेट का नजारा देखिए, इंडिया गेट छुपा हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूपी के गाजियाबाद में भी कमोबेश वैसे ही हालात बने हुए हैं और अभी ये कोहरे का जो सीजन होता है दिसंबर के मिड से शुरू होकर के आने वाले कुछ समय तक रहता है और ऐसे में बेहद एहतियात बरतना बेहद जरूरी होता है। बड़ी खबर यह भी आ रही है, कोहरे और धुंध की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से कोहरा और धुंध की वजह से 169 उड़ानें देरी से चल रही हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है फ्लाइट का स्टेटस जांच करके अपने घर से निकलें। इंडिगो ने यह सलाह दी है। तो पिछले कुछ दिनों में यात्रियों को काफी परेशानी वैसे ही हो चुकी है, लेकिन अभी कोहरे की वजह से स्टेटस चेक करके ही घरों से निकलें, क्योंकि उड़ानें देरी से चल रही हैं।
वहीं देश के कई राज्यों में कोहरे की जबरदस्त मार पड़ रही है। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा और वाराणसी में कोहरे की वजह से कुछ भी साफ दिखना मुश्किल हो रहा है। कोहरे की जबरदस्त मार देखने को मिल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 3 तस्वीरें देखिए, कमोबेश एक जैसे हालात हैं। विजिबिलिटी काफी कम है। कोहरे की वजह से चलना मुश्किल हो रहा है। कोहरे की मार अभी आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, चाहे सड़क हो, रेल हो या फिर हवाई यातायात, हर कुछ बाधित हो रहा है। और सबसे सावधानी बरतने की जरूरत सड़क पर चल रहे लोगों को है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही अचानक एक्सीडेंट्स की बाढ़ आ चुकी है। गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर टकरा रही हैं और ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है, सावधानी बरतनी जरूरी है, रफ्तार पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि कोहरा अभी रहने वाला है। कुछ दिनों तक कोहरे की वजह से काफी परेशानी होगी। अतिरिक्त समय लेकर के अपने गंतव्य के लिए निकलना जरूरी है। तो देखिए, कोहरे के कहर के चलते सड़क पर हादसे बढ़ गए हैं और तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ की हम दिखाते हैं, जहां आज सुबह पिलखुआ में अनवरपुर के पास NH9 पर कोहरे के चलते आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। 4 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पिलखुआ पुलिस ने राहत और बचाव कार्य करते हुए हाईवे पर से गाड़ियों को हटाया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो देखिए, रफ्तार की वजह से और कोहरे की वजह से भीषण हादसा हुआ। और एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को आगाह करता है कि कोहरे में गाड़ी एकदम नियंत्रण से चलाएं, रफ्तार बिल्कुल भी बढ़ाएं नहीं और जो जरूरी एहतियात होते हैं वो बरतना जरूरी है। ब्लिंकर्स का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ हॉर्न का इस्तेमाल करते रहें। ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। सड़कों पर जो सफेद पट्टी होती है उसके साथ चलें, क्योंकि विजिबिलिटी कई बार शून्य हो जाती है, बिल्कुल सामने भी नजर नहीं आता है। और इसी वजह से देखिए, हापुड़ में भीषण हादसा हुआ है। 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। और अकेले हापुड़ में नहीं, बल्कि उत्तर भारत के कई शहरों से, कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां तेज रफ्तार की वजह से भीषण हादसा हुआ है। यूपी के कई जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे हुए हैं। कहीं पर बस में टक्कर हुई है तो कहीं पर एक के बाद एक गाड़ियां टकरा गई हैं। एक, 2, 3 और 4 यूपी के ग्रेटर नोएडा में इसी तरह कई कारें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गईं। हादसा दादरी जीटी रोड पर हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए और काफी देर तक हाईवे जाम रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया। उन्नाव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़े कंटेनर में तेज रफ्तार स्लीपर बस पीछे से आकर घुस गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई और कंडक्टर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तेज टक्कर की वजह से ट्रक का सामान सड़क पर बिखर गया था। बस जयपुर से लखनऊ जा रही थी। यूपी के हमीरपुर में भी कोहरे की वजह से कोहराम मच गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस और बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बोलेरो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बांदा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टक्कर इतनी तेज थी कि कार ही नहीं, ट्रक का अगला हिस्सा भी पिचक गया। कार तो पूरी तरह से टूट गई थी। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत बहुत खराब हो गई, जिन्हें रोहतक के PGI रेफर कर दिया गया। घायलों में पुरुषों के साथ बच्चे और महिलाएं भी थीं। यह हादसा सोनीपत से गुजरने वाली KMP एक्सप्रेसवे पर हुआ। घायल एक महिला ने बताया कि बागपत से हरियाणा आते वक्त अचानक कोहरा घना हो गया और गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। यूपी के मथुरा में भी कोहरे की वजह से 6 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया था। कार का इंजन भी तहस नहस हो गया। इस हादसे के बाद कई लोग गाड़ियों में फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। घायल को कार से निकालने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। तो देखिए, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं और कोहरे का कहर बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर भारत के कई जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और ऐसे में विजिबिलिटी शून्य हो जाती है, यानी बिल्कुल सामने भी नजर नहीं आता। और ऐसे में गाड़ी की रफ्तार अगर काबू ना हो तो फिर चुनौतियां काफी बढ़ जाती है। लिहाजा एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। इन सब के बीच आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी के दफ्तर पर, जहां पर नितिन नवीन को लेकर के काफी उत्साह है और यहां उनके स्वागत की पूरी तैयारी हो रही है। वो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। तो सुबह सुबह यहां पर चाय बन रही है, भोजन बन रहा है, भोज की तैयारी हो रही है। नितिन नवीन का नाम आया है। दिल्ली पहुंचने वाले हैं नितिन नवीन और अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उनकी फ्लाइट डिले हो गई है कोहरे की वजह से, लेकिन यहां पर तैयारियां पूरी हैं।
ये थोड़ा और पूरियां भी तली जा रही हैं। तो चाय बन रही है। नए कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं के भोज भात का भी इंतजाम किया जा रहा है। बीजेपी को युवा अध्यक्ष मिला है और ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। नई पीढ़ी के नेता नितिन नवीन पटना की बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार के विधायक हैं और एक बार फिर से सबको चौंकाते हुए जिन नामों पर चर्चा हो रही थी उन सब से हटकर नितिन नवीन का नाम कार्यकारी अध्यक्ष के लिए सामने आया। नितिन नवीन जो कि आज सुबह आने वाले थे पटना से दिल्ली, हालांकि कोहरे की वजह से उनकी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई है, लेकिन उनके स्वागत के लिए दिल्ली में पूरी तैयारी की जा रही है। कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई नजर आ रहा है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भव्य कार्यालय बीजेपी का, और यहां पर भव्य तैयारियां हो रही हैं अगले कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत की। तो सर्दी का मौसम, लेकिन सियासी तापमान राजधानी में पूरी तरह से हाई है और बीजेपी का नवीन प्लान सबको चौंकाने वाली कदम जो उठाती है बीजेपी, चाहे मुख्यमंत्रियों के नाम हो या फिर अब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर भी चौंकाया है। 4 तस्वीरें देखिए। नितिन नवीन नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, आज कमान संभालेंगे। महावीर मंदिर, पटना का प्रसिद्ध महावीर मंदिर, वहां पर पूजा करने के लिए पहुंचे। अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है और बीजेपी मुख्यालय अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे, कुछ घंटों में पहुंचेंगे और उनके स्वागत की भव्य तैयारियां भी हो रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।